नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। साथियों, रीजनिंग की रेगुलर क्लासें हम आपको शाम को 8 बजे दे रहे हैं और साइंस की सामान्य अध्ययन की जो क्लास है वो भी आपके सामने रेगुलर चल रही है। तो आज का हम टॉपिक प्रकाश का सेकंड पढ़ेंगे और आज हम कंसिडर करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अभी तक आपने अगर मेरा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे एक निवेदन है कि जल्दी से आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम से आप भली बातें से आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने ये लाइन बनाई है, देखिए सिंपल जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, वही डायग्राम बनाना। जैसे ये मैंने लिखा परावर्तक पृष्ठ, ये लिखा आपके सामने परावर्तक पृष्ठ, और यहाँ से एक किरण आ रही है। ये किरण आई है, इससे टकराई और टकराने के बाद इधर देखिए, ये सीधी आगे चली गई। टकराने के बाद ये सीधी आगे चली गई। इसका मतलब देखिए, किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये चली गई ऐसे। देखिए, ऊपर से किरण यहां तक आई, परावर्तक पृष्ठ में प्रवेश करती है और अंदर सीधे जल माध्यम चल जाती है। तो ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है, ये नीचे जो माध्यम नजर आ रहा है, ये जल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? जल माध्यम। तो ये लिखा मैंने जल माध्यम। और ऊपर वाला माध्यम कौन सा है? हवा माध्यम। कौन सा है? हवा माध्यम। इधर देखो, हवा को अपन वायु बोलते हैं, यानी ये हो गया विरल माध्यम। इसको अपन बोलते हैं विरल माध्यम। इधर देखो, पहले बाद में उतार लेना। हवा माध्यम, विरल माध्यम, बात एक ही है। और जल माध्यम या सघन माध्यम, बात एक ही है। सघन माध्यम। क्लियर हो गया? अब देखिए, इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो किरण आ रही है, इसको आने वाली किरण को अपन बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे अपन? आपतित किरण। आपतित किरण वो होती है जो सूर्य की जो किरण आ रही है ना, हमारे पृथ्वी तक आ रही है, वो आपतित किरण है। ठीक है। और ये जो पृष्ठ है अपना, ये कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहलाता है? परावर्तक। अगर मान लीजिए किरण आती है, टकराकर लौट जाती है वापस उसी माध्यम में, तो उसे तो अपन परावर्तन कहेंगे, जो कल पढ़ेंगे। आज अपन अपवर्तन पढ़ रहे हैं। किरण आती है, टकराती है और टकराने के बाद सीधी अंदर प्रवेश कर जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं अपवर्तन। और ये जो कहलाता है ना, ये लंब है, ये इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं अपन? अभिलंब। ठीक है। और ये जो किरण जा रही है, यहां से देखो, यहां से तिरछी जा रही है, ये अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। क्या हो गई? अपवर्तित किरण। देखिए, आपतित किरण का डायग्राम चलेगा ए से लेकर बी तक। ए से बी तक कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और यहां लिखा मैंने सी, इस पॉइंट को, सी से लेकर डी, ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। इसको लिखा मैंने एम और इसको लिखा मैंने एन, तो एम एन क्या हो गया मेरे पास में? अभिलंब। और यहां पर लिखा मैंने ओ, तो ओ क्या हो गया? केंद्र बिंदु। क्या हो गया? केंद्र बिंदु। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसकी परिभाषा कैसे पढ़ेंगे अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन को अपन कैसे समझेंगे? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से भटक जाती है। देखिए, दूर हो गई ना दूर, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा लिखो आप। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को,
प्रकाश की इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चे कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको समय मिलेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि देखिए कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, जिंदगी भर आपको याद रहना चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओ तो क्वेश्चन आप उठा सके, इस हिसाब से पढ़े बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा छोटा पढ़ाऊंगा टॉपिक, लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती है, अपने पथ से भटक जाती है। प्रकाश की इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। छोटा सा डायग्राम आपके सामने दे रखा है, आप बना लीजिएगा डायग्राम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से भटक जाती हैं। प्रकाश की इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं अपवर्तन। हाँ, बना ले सबने। चलिए अब देखिए दो कोण और है, याद रखना। एक कोण कहलाता आपतन कोण, ये वाला जो कोण है वो कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। देखो आने वाली किरण है इसलिए ये कोण कहलाएगा आपतन कोण, इसको अपन ऐसे नोट करेंगे। और ये जो कोण बनेगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाएगा अपवर्तन कोण, इसको अपन किससे नोट करेंगे, आर से नोट करेंगे। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिभाषा लिखो जल्दी से। हाँ ये उतार ले सबने। अब अगली परिभाषा लिखना, आपतन कोण। आपतन कोण कॉस्टेक में लिखना आई, तो इसको अपन बोलेंगे अभिलंब और आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण दिख रहा सभी को। चलिए, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है, लिख लो। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य, अभिलंब देखिए ये तो है अभिलंब हमारे पास में, और ये है आपतित किरण, इसके बीच जो ये कोण बन रहा है ये कहलाता है आपतन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अब अपने पास में आ रहा है परावर्तन कोण। कौन सा कोण आ रहा है, परावर्तन कोण। तो लिखो अगला पॉइंट आ रहा है, सॉरी अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तो लिखो इसमें। देखो अपवर्तन, पहले इधर देखो, इधर देखो पुष्पा, अपवर्तन कोण क्या रहता है। अपवर्तन कोण का मतलब ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण, तो लिखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तित कोण कहलाता है। अपवर्तित कोण कहलाता है, यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है क्या कहलाता है, अपवर्तित कोण कहलाता है। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझे। तो जल्दी से लिखो आप आपतन कोण और आगे लिखो आप अपवर्तन कोण। हाँ जी, अब लिखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अगला पॉइंट आ रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो लिखो आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब।
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल लिखिएगा। यानी अगर मैं यहां से बना देता हूं, यहां से, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। लिख लिया। आगे लिखो, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरा लिखो, दूसरा नियम है, दूसरा पॉइंट है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या जिसे बोलेंगे साइन आई, है ना, वे अपवर्तन कोण की ज्या जिसे बोलेंगे साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है। जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी इसको अपन म्यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, म्यू से। इसको म्यू बोलते हैं। और यहां पर अपन लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। ये लिख लो आप। स्नेल का नियम, कई बार एग्जाम आता है, स्नेल का नियम निम्न में से कौन सा है, तो आप याद रखना साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है। यानी साइन आई बराबर होता है म्यू इंटू साइन आर। ये आप ध्यान रखना। लिख लिया। ये म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या क्या होता है म्यू का मतलब, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो लिख लेना नीचे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है म्यू का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिखो आप, यहां म्यू का अर्थ है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहां म्यू का अर्थ है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, लिख लिया सभी ने, डायग्राम बना लिया सबने। हाँ बच्चों, सबने डायग्राम बना लिया क्या। अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। उनके मान लिख लो, म्यू के मान एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। हाँ लिखो, जैसा आता है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। एक मिनट इंक भर लेता हूं यार। प्रश्न आता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बच्चों आपको याद रखना 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33। आपसे पूछ ले एथिल एल्कोहल का, तो आप लिख लो एथिल एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होगा, एथिल एल्कोहल का अपवर्तनांक होगा 1.36। कितना हो जाएगा, 1.36। इसी प्रकार अगला आएगा केरोसिन तेल, केरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44। उसके बाद आता तारपिन का तेल, तारपिन का तेल 1.48। ये याद रखना भाई। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक एग्जाम आता कई बार 1.47। इसके अलावा बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, हाँ कितना होता है बर्फ का, बताओ जल्दी से।
बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.30। कई बार आता है बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है 1.30 होता है। कितना होता है 1.30। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अपवर्तनांक कितना होता है H2SO4, इसको होता है 1.43। ये याद रखना, ये याद रखना भैया। अपवर्तनांक में सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने ये पूछा जाता है, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो काफी बच्चे पूछा जाता है एग्जाम में, कंफ्यूज होता है। और आजकल हीरा का भी पूछा जाता है भाई, हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, कितना होगा 2.57, सॉरी 47। कितना होता है 2.47। याद रखना हीरा का जो अपवर्तनांक होता है उसका रेंज चलता है, याद रखो 2.42 से लेकर 2.52 तक रेंज चलता है, लेकिन 2.47 भी राइट माना जाता है। ठीक है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.47। अच्छा, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है अगर आपसे पूछ ले तो वायु का होता है 1। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। तो लिख लेना वायु का अपवर्तनांक होता है 1, लिख लो ये। और आपसे पूछ ले कांच का कितना होता है, तो कांच का होता है 1.5 से लेकर 1.9 के बीच में। कांच का कितना होता है, लिख लो, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 से लेकर 1.9 के बीच में। कितना होता है 1.5 से लेकर 1.9 के बीच में। और क्राउन कांच का पूछ ले तो 1.52 से लेकर 1.65 के बीच में। क्राउन कांच इसका होता है 1.52 से लेकर 1.65 तक, 1.52 से लेकर 1.65 तक होता है। ये क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। हाँ जी, कॉपी कर लो फटाफट से। बिल्कुल, पानी का अपवर्तनांक 1.33। एथिल एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या है, तो आपसे पूछ ले 1.36। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है, तो 1.44। तारपीन का तेल 1.48। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47। उसके बाद कांच का 1.5 से लेकर 1.9। क्राउन कांच की बात करें 1.52 से 1.65। बर्फ का 1.30। H2SO4 का 1.43। और हीरा का पूछ ले तो 2.42 से 2.52 रेंज चलती है। 2.47 भी अपन राइट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं अपवर्तनांक के कारण प्रमुख घटनाएं, यानी अपवर्तन के कारण प्रमुख घटनाएं। लिखो, लास्ट टॉपिक है साथियों, अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो लिखो, अगला पॉइंट आ रहा है अपवर्तन की घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। पहला पॉइंट है, दरु के अंदर अगर आप किसी भी छड़ को डालते हो तो वे तिरछी या हिलती हुई नजर आती, अपवर्तन कारण। तो लिख लीजिएगा, द्रव में डूबी हुई छड़, डूबी हुई छड़ हिलती है, हिलती है ना। कभी आपने देखा होगा ना, पानी के अंदर जैसे आप कुछ डाल दिया करो लकड़ी लकड़ी, तो थोड़ी हिलती हुई नजर आती है। तो दरों में डूबी हुई छड़ हिलती है, किसके कारण हिलती है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण हिलती है, अपवर्तन के। आगे आता है तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। अच्छा, क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। आगे आता है मछली ऊपर तैरती हुई दिखती है, मछली ऊपर तैरती हुई दिखती है। देखो कैसे, ऊपर का मतलब ऐसा नहीं कि पानी के ऊपर तैरती है। इधर देखो, ऊपर तैरने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये पानी से पूरा भरा हुआ है ना, एक समुद्र है या जो भी अपन बात करते हैं, मछली अगर यहां तैर रही है ना तो भी आपको यहां नजर आएगी, थोड़ी ऊपर नजर आ गई, यानी मछली ऊपर उठी हुई नजर आती है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। आपने देखा होगा भगोना होता है, कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप भगोने को भर देते हो तो उसका जो पेंदा होता है वो ऊपर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता नहीं देता है, चिलकता हुआ दिखाई देता है। वो तो अपन पढ़ेंगे किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन इसका पेंदा थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन कारण। आपने देखा होगा, मान लीजिए टैंक है और टैंक के अंदर आप सिक्का पटक देते हो, पानी से भरा हुआ टैंक है तो सिक्का क्या रहेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, देता नहीं देता। तो वो भी किसका कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। और एक और लिखो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त से पहले दिखाई देता है।
देखो आपको पता होगा सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है, देता नहीं देता है, तो वो अपवर्तन। इसी प्रकार सूर्य जब अस्त हो जाता है उसके बाद भी हमें दिखाई देता है, तो वो भी क्या कहलाता है हमारे पास में, अपवर्तन। तो आज की क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ा है। उम्मीद मैं करता हूं सभी स्टूडेंट से कि जो मैंने टॉपिक समझा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसके नोट्स भी बना लेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। कल इसी समय आपको एक क्लास मिलेगी प्रकाश का परावर्तन की।